नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस खबर की करने जा रहे हैं जिस खबर के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार को या बिहार की सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी। और वो साजिश नीट छात्रा के सहारे, जहानाबाद की जो नीट छात्रा थी जिसकी मौत हुई हॉस्टल में, उसके सहारे रची गई थी। ये एक बड़ा खुलासा है क्योंकि इस मामले में 2 एफआईआर हुआ था। एक एफआईआर सीबीआई के हवाले है जिसकी वो जांच कर रहा है। दूसरा एफआईआर पटना पुलिस के हवाले है जो 12 तारीख को जो कारगिल चौक पर हंगामा हुआ था, उस हंगामे में एक एफआईआर दर्ज हुआ था जिसमें 5 लोगों को नामजद बनाया गया है और 100 से अधिक लोगों को अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था। उस एफआईआर की जांच के दौरान पटना पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और वो सुराग चौंकाने वाला है। कैसे राजेंद्र नगर के एक होटल में एक बड़ी साजिश रची गई थी और उस साजिश का मोहरा निर्भया को बनाया गया। 6 तारीख को निर्भया अस्पताल दर अस्पताल पहुंचती है, बीमार है वो, पहुंचती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस दौरान एक डॉक्टर के द्वारा मैसेज भी होता है प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर को कि दवा खा ली है, पुलिस वगैरह को जो है सूचना देने की क्या ज़रूरत है। तो सब कुछ ठीक ठाक इलाज वगैरह चल रहा था। लेकिन 8 तारीख के बाद, मतलब 6 तारीख को ये सारी चीज़ें चल रही हैं, 8 तारीख के बाद इसमें एक ट्विस्ट आता है। इस नीट छात्रा के मामले में एक नेता का प्रवेश होता है। जो नेता सरकार को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश एक होटल में बैठकर बनाता है, जहां कई डॉक्टर भी मौजूद होते हैं और प्रभात मेमोरियल से जुड़े हुए कर्मचारी भी मौजूद होता है। और उसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन सम्राट चौधरी। जी हाँ, इस ऑपरेशन का कहीं न कहीं निशाने पर सम्राट चौधरी थे। शुरू हुआ खेला और खेला शुरू होते ही कई तरह के लोगों को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया गया। कई दवा कारोबारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया, कई ऐसे छात्र नेताओं को इन्वॉल्व किया गया जो उन नेता के या उस गैंग ऑफ जो नेता है बिहार में के पटना में कुछ खास विशेष समुदाय के नेता हैं जिनके यहाँ इस तरीके के लोग पलते हैं, पैसे के सहारे, रोजगार के सहारे। वो सारे लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा और माहौल बनाया जाने लगा कि इसको कैसे रंग देना है। और उसकी तैयारी क्या क्या हुआ सो हम आपको बताते हैं। सब कुछ पहले तो इस पूरे मामले को एक ऐसे दिशा की तरफ बढ़ाना था कि ये पब्लिक डोमेन में खबर जाए कि निर्भया के साथ बहुत ही दरिंदगी हुई है, निर्भया के साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है। 9 तारीख को जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद खेला शुरू होता है। 12 तारीख को सब कुछ मतलब अंदर प्लानिंग चल रहा है, पूरी तैयारी है। उसके बाद 10 तारीख को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है मेदांता। मेदांता में भी कोशिश हुई कि कॉज ऑफ डेथ को थोड़ा सस्पेक्टेड रखा जाए, लेकिन मेदांता में भी बात नहीं बनी। प्रभात हॉस्पिटल में तो साजिश रची ही गई थी। वहाँ से 11 तारीख को लड़की का डेथ होता है, डेड बॉडी 12 तारीख को पीएमसीएच पहुँचता है और अब यहीं से खेल शुरू होता है। 12 तारीख को आपको बताएं जिस दिन लड़की का पोस्टमार्टम होता है शाम में 6:12 पर 6:12 पर इस प्रभात मेमोरियल अस्पताल की एक महिला डॉक्टर को एक फ़ोन कॉल आता है कि तुम लोग कैसे देखी उस लड़की को, उस लड़की के साथ तो गैंग रेप हुआ है,
तो कहा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं दिखा हम लोगों को कि गैंगरेप हुआ है, लेकिन नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही बात सामने आ रही है। मतलब समझिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस समय में तैयार भी नहीं हुआ होगा और तब तक इस डॉक्टर को फोन आ गया, और ठीक उसी समय एक फोन कॉल गुलबी घाट जाता है, क्योंकि डेड बॉडी को लेकर परिवार गुलबी घाट पहुंच चुका था अंतिम संस्कार करने के लिए, और पहले से पूरी प्लानिंग थी। जैसे ही परिवार के लोगों को फोन आया कि निर्भया के साथ गैंग रेप हुआ है, बहुत दरिंदगी हुआ है, मतलब चिता पर जाने वाला था निर्भया का सब, उसी समय ये फोन आया। और उसके बाद फोन कॉल आने के 2 मिनट के अंदर में 30-40 स्टूडेंट पहुंच गए, मतलब यूथ पहुंच गए, और हंगामा शुरू हो गया। फिर गांव से भी जो लोग आए हुए थे उन सबको लेकर वो लोग कारगिल चौक पर पहुंच गए, और फिर याद होगा कि कारगिल चौक पर पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, SIT के गठन का आश्वासन दिया गया, बहुत सारी बातें हुई। और इस बीच में याद रखिए, इस बीच में एक प्लानिंग की तहत उस लड़की के मामले में पुलिस का बयान कुछ ऐसा आए, उसकी कोशिश मीडिया के द्वारा किया गया, क्योंकि इस खेल में मीडिया को भी शामिल किया गया। मतलब पैसे, पानी की तरह पैसा यूट्यूबर्स पर बहाया गया इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने में। 8-10 ऐसे यूट्यूबर हैं जो पूरा प्लान का हिस्सा बने, उन्हें जानकारी हो या नहीं हो ये अलग बात, लेकिन प्लान का वो हिस्सा बने, प्लान में वो इस्तेमाल हुए, और उसको मन चाहा, जो कहा, जैसे कहा, उसको पैसा उसको दिया गया। उसी में DSP का बयान आ गया, उसी में SSP का भी बयान आ गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इंस्टीट्यूशन को, मतलब पुलिस महकमे को आईना कल के दिन कैसे उसको रॉन्ग बॉक्स में खड़ा किया जाए, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। जबकि मामला बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा मामला थोड़ी था। 12 तारीख को घटना, क्रोनोलॉजी समझिए, ये सब बाइट कैसे आता है सो, और उसके बाद 12 तारीख के ये बात सामने आई, SIT गठित हुआ, 14 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि इस संभावना से, रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बताइए, डॉक्टर साहब सब कुछ लिखते हैं कि पेनिट्रेशन भी लिखते हैं, कई जगह पर निशान है वो भी लिखते हैं, लेकिन रेप हुआ है ये लिखने से वो बच गए। कहीं कोई ये नहीं मिला है, उसके कपड़े से सीमेंट कहीं नहीं मिला है, शरीर के बॉडी में कहीं सीमेंट नहीं है। इस बीच 2-3 घटनाएं घटती हैं। एक तो मीडिया फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया, दूसरा जो ये आपको प्रभात मेमोरियल अस्पताल का टेस्ट लैब, जो सारी टेस्ट होता है, वो होता है सरस लैब में। सरस लैब पर दबाव बनाया जाने लगा कि जितना रिपोर्ट तुम दिए हो, कहो कि हमने रिपोर्ट दिया ही नहीं, नहीं तो रिपोर्ट बदल दो। किस स्तर पर खेल हो रहा है देखिए। सरस लैब को ये दबाव बनाया जाने लगा, वहाँ एक खास डॉक्टर का फोन कॉल आता है, वही डॉक्टर उस लेडी डॉक्टर को फ़ोन करता है, वही उस डॉक्टर के फ़ोन कॉल्स को अगर देखा जाए तो उस नेता से, उस आंदोलनकारी से, सबों से, और खास मीडिया हाउस से लगातार बातचीत है। जो किंगपिन जो डॉक्टर है, उसकी एक खास मीडिया हाउस जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था, उसके रिपोर्टर से लगातार उसकी बातचीत है। एक दिन में 17 बार आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से इस लैब में रिपोर्ट बदला जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं और इसके पास रिपोर्ट आ गया। इस फ़ोन कॉल से सारा डाटा, इस फ़ोन कॉल से समझ में आ गया कि कौन नेता इस खेल के पीछे है, कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। पूरा नेटवर्क का खुलासा समझ जाइए कि एक फ़ोन कॉल्स के सहारे हो गया, जिसमें प्रभात मेमोरियल के एक स्टाफ को पटना पुलिस ने उठाया भी और घंटों पूछताछ भी किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बात यहीं तक नहीं रहा। याद होगा कि परिजन कह रहे थे कि अस्पताल वालों ने हमें कोई कपड़ा नहीं सौंपा है, याद है ना। और जब सीसीटीवी फुटेज प्रभात मेमोरियल वाले ने दिखाया कि भाई आपने तो कपड़ा रिसीव किया है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास भी वो इनके पिता का रिसीव किया हुआ
अब आप देख लीजिए, शुरू में कह दिए कि नहीं किए, और बाद में 10 तारीख को, 6 तारीख को ही इन्होंने कपड़ा रिसीव किया था। 10 तारीख को जो कपड़ा इन्होंने पुलिस को दिया, उसमें जिस अंडर गारमेंट्स में सीमेंट मिला है, उस अंडर गारमेंट्स को देखने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि ये अंडर गारमेंट्स तो मैंने दिया ही नहीं है। तब शक और गहरा गया। पुलिस तो उसी अंडर गारमेंट्स के डीएनए टेस्ट कराने में लगी रह गई, चाहे वजह जो भी रहा हो। जब ये अंडर गारमेंट्स के लिए जब अस्पताल प्रबंधन को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि तो अंडर गारमेंट्स मैंने दिया ही नहीं है। इसका साइज देख लीजिए, लड़की की साइज देख लीजिए, और सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए कि हमने किस साइज का अंडर गारमेंट्स दिया है। मतलब सीमेन भी प्लांट किया गया है। अब ये बातें सामने आनी शुरू हो गई है और सवाल अब उठना लाजमी है कि आखिर सीमेन आया कहाँ से। सिर्फ सीमेन भी प्लांट नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जो बातें आई हैं 14 तारीख को, वो बातें 12 तारीख को उस डॉक्टर को कैसे पता चल गया शाम में 6 बजे? बड़ा सवाल है ना। तो ये सारी चीजें एक प्लान के तहत, वो तो गनीमत समझिए कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी पहली ही स्टोरी पर इतना गुस्सा क्यों होने लगा लोगों में, इतना आक्रामकता क्यों बढ़ गई हमारे ऊपर। गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, सब कुछ हमको मिलना शुरू हो गया था। तो इसकी जो इन लोगों की जो नैरेटिव थी ना, पूरा मीडिया हाउस को खरीद लिया था। सारे लोग उसी तरीके से खबर चला रहे थे। एक खास समाज के रहने वाले जो लोग हैं, उनको इन लोगों ने अपने तरीके से मैनेज कर लिया था। सबके फेसबुक प्रोफाइल पर वही आ रहा है। सबके मतलब जो नेशनल चैनल में जो लोग काम करते हैं, चैनल पर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अपने फेसबुक पोस्ट पर खूब दनादन लिख रहे थे। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। उसके बाद जितने यूट्यूबर्स को इन लोगों ने इंगेज किया, सारे लोग आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से खबरें चला रहे थे। उसमें मैंने तो बस सिर्फ इतना ही खबर चलाया था कि जो कुछ भी हुआ है माँ पिता को पता है, और पटना में लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है। अचानक सारे के सारे लोग हम पर टूट पड़े। हम हैरान थे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, भाई इसमें क्यों इस तरीके की बेचैनी बढ़ गई। तो ये जो राज सामने आया ना, तब समझ में आया कि खेल क्या है। अगर स्टैंड नहीं लिया रहता टाइम्स ऑफ स्वराज, तब तो ये लोग जला दिए रहते पटना को। तैयारी वही थी, लेकिन सच सामने जैसे ही आना शुरू हुआ, लोगों की जो ये जो मनसा था ना, वो मनसा मतलब लगा कि अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक जगह से कुछ चीज़ें ऐसी आनी शुरू हो गई है जो उनके नैरेटिव को कमज़ोर कर रहा है। पुलिस बैकफुट पर थी, उस साजिश को समझ नहीं पाई। जो लोग जाके डीएसपी और एसपी का रिएक्शन ले लिए थे, वो बैकफुट पर था, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। इसलिए आप देखते होंगे कि इस पूरे मुद्दे में 2 ही लोग टारगेट पर था, एक अस्पताल और दूसरी सरकार। हॉस्टल वाले लोग उस तरीके से टारगेट में नहीं थे। हॉस्टल वाले के सहारे किसको टारगेट पर लिया जा रहा था? फलाना मंत्री का बेटा, फलाना पूर्व सांसद का रिश्तेदार, यही टारगेट लिया जा रहा था। लेकिन असल टारगेट जो था वो सरकार को अस्थिर करना था, और इसके लिए पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन की तैयारी अंदर अंदर चल रहा था। जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, मतलब सारी जगहों पर एक साथ लोग सड़क पर उतरे। इसकी तैयारी अंदर अंदर चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे खबरें आनी शुरू हुई, वैसे वैसे प्रभाव कम होता चला गया। जो बड़ी साजिश रची गई थी उसका प्रभाव कम होता चला गया। पुलिस भले कोई कार्रवाई नहीं की, जहां इस केस में बड़ा लीड उनको मिला तो उस पर कार्रवाई अगर आगे बढ़ाते तो सब कुछ केस एक्सपोज हो गया रहता। लेकिन कार्रवाई मतलब इतना बैकफुट पर पटना पुलिस था कि कार्रवाई करने से बचता रहा, और ये लोग उस साजिश को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते रहे। लेकिन बीच की जो कड़ी इनको लगा नहीं कि ये बातें भी सामने आ सकती हैं। और जैसे जैसे ये बातें सामने आनी शुरू हुई और परिवार पर दबिश बढ़ना शुरू हुआ, एक बड़ी प्लानिंग जो पूरे बिहार को समझ जाइए कि एकदम
आंदोलित कर देने की जो तैयारी थी वो तैयारी धरी की धरी रह गई।